असीम वकार बोलिए, मानते हैं इस बात को? देखिए, हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कुल मिलाकर आपके चैनल पर एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ। करिए। मैक्सिमम मेरी भविष्यवाणियां गलत नहीं होती हैं। अच्छा। एक आध छोड़कर आज आपको बता रहा हूं कि गुजरात से उत्तर प्रदेश को संदेश दिया जाएगा। गुजरात से उत्तर प्रदेश को संदेश दिया जाएगा। मोदी जी और शाह जी दोनों घबराए हुए हैं और ये मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं, इसको वीडियो को सेव रखिएगा कि गुजरात के दलितों को इकट्ठा करने के लिए अपने पक्ष में और गुजरात के दलितों को वापस अपने खेमे में लाने के लिए ये आनंदीबेन पटेल की जगह पर मुख्यमंत्री जो बनाएंगे वो दलित बनाएंगे। नहीं, लेकिन अच्छा है ना, फिर तो दलितों का फायदा होगा। फिर आप क्यों, अगर दलितों की आप चिंता कर रहे हैं और दलित चीफ मिनिस्टर का आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आप हमसे ज्यादा जानते हैं। इनको दामाद जी दिख रहे थे कि अरे आप कह रहे हो दलित चीफ मिनिस्टर बनेगा तो अच्छा है, दलितों के हित की बात कह रहे थे। सरकार किसकी है केंद्र में? सीबीआई किसके पास है? एनआईए किसके पास है? इनकम टैक्स किसके पास है? भविष्यवाणी का क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के पास। आप टेलीविजन पर दामाद जी को भ्रष्ट बता रहे हैं, टेलीविजन पर दामाद जी के खिलाफ आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस के दामाद जी भ्रष्ट है, बेईमान है, लैंड में घोटाला कर दिया। गिरफ्तार कौन करेगा? आप करेंगे या हम करेंगे? चले जवाब देते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण आ रहा हूं। गोपाल कृष्ण ओके। असीम वकार मैं आता हूं। असीम वकार ओके। आपके पास सबूत नहीं है, आप गिरफ्तार नहीं कर रहे और बिना सबूत के, बिना गिरफ्तारी के आप लोगों का चरित्र। अरे असीम भाई, इस पे जाएंगे तो बहुत सारी बातें उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। सुनिए ना असीम वकार सुनिए। असीम वकार की बहन, प्रेम कुमार धूमल के बेटे, राजनाथ सिंह के बेटे, और अब बदनसीबी है कि प्रधानमंत्री जी औलाद विहीन है। नहीं, ठीक है, डोंट मेक पर्सनल कमेंट असीम वकार। नहीं, असीम वकार डोंट मेक पर्सनल कमेंट। लेकिन असीम वकार एक संदेश तो उत्तर प्रदेश से भी गया है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। बहस उस पर भी हो सकती है, लेकिन आज हम बात गुजरात की कर रहे हैं, इसलिए उधर नहीं जा रहे। वरना लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है और बुलंदशहर में क्या हुआ, ये पूरी दुनिया देख रही है और उस पर भी बहस पूरी मीडिया में हो रही है। लेकिन मेरे साथ बीएसपी लीडर यशवंत वाघेला है और उनसे जानते हैं यहाँ पर। यशवंत वाघेला, आपको क्या लगता है, आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा से आपकी खबर जब आपने सुनी तो आप चौंके इस खबर पर, या आपको लग रहा था कि नहीं एक्सपेक्टेड है, आजकल में तो होना ही था? और क्यों हुआ होगा इस्तीफा? असल कारण क्या है, क्या लगता है आपको? मैं ऐसा मानता हूं कि गुजरात में 2 साल से लॉ एंड ऑर्डर का जो शासन है वो फेल हो गया है और प्रशासन भी इसके लिए इतना ही जिम्मेवार है, राजनीतिक जो लीडरशिप है वो भी जिम्मेवार है, और इस तरीके से ये इस्तीफा होने ही वाला था, ऐसा मैं मानता हूं। और आपको क्या लगता है, दलितों पर जो दलितों की जो पिटाई का मामला या फिर दलितों का जो आंदोलन है, इसने भी क्या कोई प्रेशर बनाया बीजेपी की लीडरशिप पर कि आनंदीबेन पटेल एक फेलियर चीफ मिनिस्टर हैं और अगर जल्द से जल्द इनसे इस्तीफा नहीं लिया गया तो 2017 में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें कुछ बीजेपी के लिए गलत हो सकता है या बीजेपी के लिए चुनावों में मुश्किल खड़ी हो सकती है? मैं वैसे स्पष्ट तौर पे मानता हूं कि गुजरात में जो घटना ऊना की बनी, इसके पहले थानगढ़ नाम का एक देहात है, वहाँ भी घटना घटी थी। वहाँ 3 लड़कों को पुलिस वालों ने गोली मार दी थी और उसमें भी सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। और उनके साथ ऊना में जो हो रहा था उसकी बात पहली बार जब मायावती बहन जी ने संसद में, राज्यसभा में उठाई और उस मुद्दे पर जो डिबेट चली, उस डिबेट की वजह से गुजरात सरकार जाग उठी और उसके बाद सब कांग्रेस, भाजपा और आप वाले जो लीडर हैं वो वहाँ उन्होंने भेजे। तो मैं स्पष्ट तौर पे इतना मानता हूँ कि ये जो बात है वो पॉलिटिकल ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग तो दबा के इसका सबको रखना 2017 में आपको लगता है असर पड़ता अगर आनंदीबेन रहती चीफ मिनिस्टर तो? हाँ, जरूर होता। हम तो क्या सोचते हैं कि 2017 के चुनाव में हमारी ही पार्टी ऐसी एक दरार डाले कि जिसमें वो रूलर कौन बनेगा वो हम तय करें, इस ख्याल से इस्तीफा होने वाला ही था। नहीं तो सर, आप जो बात कर रहे हैं यही बात कहीं ना कहीं पाटीदार आंदोलन पाटीदार समाज भी कह रहा है। मेरे साथ महेश पटेल है। महेश पटेल, जो बात यहाँ पर बीएसपी लीडर यशवंत वाघेला कह रहे हैं, आपको भी लगता है कि चाहे वो पाटीदार आंदोलन हो और चाहे वो दलितों का हालिया मामला हो या जो दूसरे आरोप हैं, अगर आनंदीबेन पटेल चीफ मिनिस्टर रहती तो 2017 में जो चुनाव आने वाले थे ये कहीं ना कहीं चारों तरफ से बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर देते?
या अभी भी मुश्किल खड़ी है? आपको क्या लगता है? हमारी तरफ से अगर देखें पाटीदार आंदोलन और पाटीदारों की नज़र से, तो अभी तक मुश्किलें खड़ी है। यशवंत जी ने जो कहा वो आनंदीबेन के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ये कहना चाहिए था कि सरकार बीजेपी की है। अगर बीजेपी की सरकार जब तक रहेगी तब तक ये मुश्किलें रहेगी, क्योंकि जो सवाल उठे हैं, जो कुछ भी प्रवृत्तियाँ हुई है, जो दंगे हुए हैं, ठीक है, वो सब बीजेपी की सरकार में हुआ है, और जो भी जुल्म ढाया है वो बीजेपी सरकार ने ढाया है। तो हमारी लड़ाई तो सबकी बीजेपी की सरकार के सामने होनी चाहिए। और रही जो चुनाव की बात, तो पाटीदारों ने कभी कहा नहीं कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। और जिसको भी अपनी पार्टी बनानी है वो बना सकते हैं, हमको जो अच्छा लगेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम अपनी पार्टी खड़ी करके चुनाव लड़ने वाले नहीं है। रही दूसरी बात कि हमारे जितने भी सवाल अभी तक खड़े हैं उसको हम छोड़ेंगे नहीं। कोई भी सरकार अगर आई, बीजेपी समझो कि 2017 में चली गई, दूसरी सरकार आई, फिर भी अगर हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले, हमारा मसला हल नहीं हुआ, हमको अनामत में शामिल नहीं किया गया, हमारे केस वापस नहीं लिए गए, तो ये आंदोलन चलता है। चलिए, ये तो बीजेपी अब इस बात का एनालिसिस करेगी कि वो आनंदीबेन पटेल को हटाना, कोई दूसरा पाटीदार सीएम आए या कोई दूसरा सीएम आए, और उसके बाद पाटीदार समाज क्या फैसला लेता है। लेकिन अमी याग्निक, क्योंकि आप गुजरात के साथ ही पूरे देश की राजनीति को अच्छी तरीके से समझती हैं अमी याग्निक, और आप ज्यादा मुफीद हैं इस बात को बताने के लिए कि क्या लगता है अमी याग्निक, गुजरात जो कि एक मॉडल था बीजेपी के लिए प्रस्तुत करने के लिए पूरे देश के सामने, कि देखिए जिस तरह से चीफ मिनिस्टर जब गुजरात के थे पीएम मोदी, और जिस तरह से उन्होंने गुजरात को चमकाया, उस तरह से आज देश को चमका रहे हैं। क्या आनंदीबेन पटेल उसी गुजरात मॉडल में पलीता लगा रही थी और इसलिए उनको जाना पड़ा अमी याग्निक? क्योंकि 2017 में गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब जैसे अहम स्टेट में इलेक्शंस हैं। पहली बात तो ये गुजरात मॉडल की आप बात कर रहे हो, हालांकि चीफ मिनिस्टर रह चुके 10 साल यहाँ गुजरात में, वो प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि गुजरात को चमकाया गया। गुजरात पहले से चमकता था, ये मॉडल फेल हुआ है, वो अभी दिख रहा है, क्योंकि यही था मॉडल, ये अत्याचार का, स्टेट मशीनरी यूज करने का, इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉय करने का, एजुकेशन सिस्टम, एक आम आदमी, एक सामान्य आदमी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, इतना महंगाई कर दी है यहाँ पे, एजुकेशन कॉमर्शलाइज कर दिया है। और ये आपने देखा कि पाटीदार का आंदोलन या तो दलित का पर अत्याचार, रोड पे एजुकेशन को कमर्शलाइजेशन तो यूपीए सरकार ने किया था, प्राइवेट। तो ये जो गुजरात मॉडल है, गुजरात, आप बीच में मत बोलिएगा प्लीज। तो आप ये झूठ थोड़ी बोल सकते हैं। आप ये एजुकेशन का प्राइवेटाइज करना और कमर्शलाइजेशन तो आपकी सरकार ने किया है। ये मॉडल आपको दिख रहा है कि गुजरात में बहुत करप्शन है, और करप्शन इतना फैल गया है हर जगह, तो ये आप देख रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए गोपाल कृष्ण। करप्शन है और गुजरात मॉडल तो कभी कुछ था ही नहीं, लेकिन क्या वाकई जो बात मैंने अमी याग्निक से पूछी, क्या आपको आप ईमानदारी से अगर आपको क्या लगता है कि वाकई आनंदीबेन पटेल की वजह से 2017 में मुश्किलें खड़ी हो जाती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक उम्र के बाद ये बीजेपी ने ये बहुत सोचा हुआ समझा हुआ फैसला लिया है कि आज युवा नेतृत्व जनता चाहती है, और इसीलिए ये तय भी किया। और हमारे यहाँ पे बड़े सीनियर लीडर्स हैं, तो पार्टी में जब सेकंड और थर्ड जनरेशन, जब 11 करोड़ अगर सदस्य किसी पार्टी में बन गए, विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतने संगठन साथ में काम करते हैं, तो नया नेतृत्व उभर के आ रहा है। और जो बूथ लेवल से कार्यकर्ता ऊपर से उधर के, आज एक छोटा सा कार्यकर्ता हमारे प्रधानमंत्री के स्तर पे चले गए, एक छोटा सा कार्यकर्ता जो एक बूथ लेवल पे काम करते थे, अमित शाह जी, वो राष्ट्रीय स्तर पे अध्यक्ष बन गए। ऐसा तो दूसरी पार्टियों में सोच ही नहीं सकते। तो इन्हें समझ नहीं आएगा कि रिटायरमेंट का कोई सिस्टम होना चाहिए, एक उम्र का एक कंसिडरेशन होना चाहिए, नहीं तो नया नेतृत्व कैसे उभर के आएगा। तो यह इनके कॉन्सेप्ट। चलिए, आप जिस बात को कह रहे हैं, मैं एक और बात कहना चाहता हूं जल्दी, कि भ्रष्ट जो गुजरात में डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, वहां पे आप देखिए एग्रीकल्चर ग्रोथ आज मध्य प्रदेश के बाद दूसरे सबसे ज्यादा तेजी से अगर हुई है तो गुजरात में हो रही है। और जो 15 साल से जो डेवलपमेंट हुआ है, तो 2 साल में क्या खत्म हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, तेजी से चल रहा है। आज वहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रोथ अच्छी हो रही है। ठीक सर, यू मेड योर पॉइंट सर। ओके, गुजरात में क्या कुछ हो रहा है, गुजरात में क्या कुछ हो रहा है वो तो दिख रहा है। गुजरात में आपकी सीएम को रिजाइन करना पड़ा है। अब सीएम, एग्जिस्टिंग सीएम, वाइब्रेंट गुजरात सामने आ रहा है, 2017 का चुनाव आ रहा है, उसके पहले रिजाइन कर दे, और केवल इस लिहाज से क्योंकि 75 साल की हो गई, तो बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में। सुधींद्र भदौरिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीएसपी लीडर। सुधींद्र भदौरिया,
वैसे तो गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल के ऊपर कई बार कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जिस सिनेरियो में उन्होंने रिजाइन किया है, क्या आपको लगता है कि गुजरात से बाहर भी 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हो या नेशनल पॉलिटिक्स बीजेपी के लिए यह एक बड़ा सेटबैक होगा सर? देखिए, ऊना की जो घटना थी जिसमें उन्होंने जिस तरह से नग्न कर उन पर कोड़े बरसाए दलितों के ऊपर, और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर वहां पर दलित लड़की का बलात्कार करके हाथ पैर काटकर उसको खेत में फेंक दिया, हरियाणा के अंदर सामूहिक गैंग रेप करके फिर से गैंग रेप किया गया। तो इस तरह की घटनाओं से पूरा देश आंदोलित हुआ। ऊना के दलितों ने और वहां के उत्तर प्रदेश की घटनाएं आपको नहीं दिखती? सब लोगों ने मिलकर, पूरी जनता ने वहां पर सब लोगों ने इकट्ठा होके जब वहां पर एक ऐतिहासिक रैली की तो इनके घुटने झुक गए, ये टूट गए, ये चरमरा गए, मोदी जी के सांसें चढ़ने लगी। और इसलिए जो आनंदी बहन उनके ये कहते हैं कि 75 वर्ष इनके, अरे आप ये जो थिएट्रिकल करते हैं, इन्होंने पार्लियामेंट में बातें उठाते हैं, की बात भी सुनना सीखो। ग्राउंड लेवल पे आप क्या कर रहे हैं? आपको देश में कई दलितों के ऊपर अत्याचारों की वो चीजें दिखती नहीं। कब लोकतंत्र को समाप्त करेंगे? देखिए, ये जो है ये दूसरों की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं। आप उत्तर दीजिएगा जब आपका समय आए। मैं ये कह रहा हूं, आडवाणी जी नहीं तो आपके सुन लीजिए, गोपाल जी आपका समय आएगा। प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया। असल में इनको देश के दलित और माइनॉरिटीज और निर्धन लोगों ने इनको झुका दिया है, इसीलिए आनंदी बहन पटेल को नहीं, लेकिन सुदीन भदौरिया इस्तीफा होता तो समझ में, सुदीन भदौरिया इस्तीफा से पहले एक मिनट, गोपाल कृष्ण एक मिनट, सुदीन भदौरिया जी, सुदीन भदौरिया इस्तीफे इससे पहले भी हुए हैं, आपने भी कई इस्तीफे देखे होंगे, कई बार सीएम बदले गए, दूसरे सीएम आए, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर इसका ऐलान किया गया, यह क्या बताता है सर? क्या पार्टी में भी कलह दिखाता है ये? देखिए, पार्टी इनकी भारतीय जनता पार्टी के अंदर निसंदेह आप जानते हैं कुछ ना कुछ अंतर्विरोध हैं, अब परस्पर बयान भी आते हैं। प्रजातंत्र को अंतर्विरोध कर रहे हैं। अरुण जेटली पे क्या क्या आरोप लगाते हैं, अरुण जेटली, अरे हमारे पार्टी में डेमोक्रेसी है, सर्वविदित बातें हैं। मैं ये प्रजातंत्र है, इंटरनल डेमोक्रेसी में अंतर्द्वंद अलग है, पर इस समय जो सब कुछ हो रहा है वो जनता के दबाव में हुआ है, दलित और मुस्लिम समाज के। तो आप खुश होइए ना। बहन मायावती जी ने जिस तरह से पार्लियामेंट में सवाल उनको खुश होने का मौका दे रहे हैं, गोपाल कृष्ण, आप ये कह रहे हैं आपने उनको खुश होने का मौका दिया, वो खुश हो ना हो, आपने खुश होने का मौका दिया उनके लिए। कह रहे हैं कि वहां पे दलित प्रधान वहां का चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उसमें भी दुख मना रहे हैं। एक कह रहे हैं कि वहां पे वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आप छोड़िए ना, आपका सीएम रिजाइन कर रहा है, आपका सीएम रिजाइन कर रहा है और आप उनको खुश होने का मौका दे रहे हैं। नहीं, हम तो हमारी बात को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। हमारे लिए बहुत स्पष्ट बात है कि 75 साल की वो हो रही है, उसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। आपके सामने महेश पटेल बैठे हैं, आपने सुना उन्होंने क्या कहा? क्या? महेश पटेल पाटीदार आंदोलन के वो कह रहे हैं कि जब जनता के आगे झुकना पड़ा बीजेपी की सीएम को, जनता के आपके सामने पड़ा होता तो हम ये कहते ना कि इस कारण इस्तीफा दिया है, तब तो फायदा होता। अगर जनता के आगे झुकने की बात होती, क्या फायदा होता? क्या फायदा होता? जनता कहती कि हमारी बात मान ली, बात वो नहीं है। जनता के आगे ये नहीं झुकते हैं कभी, पाटीदार जनता को झुकाना तो जानते हैं, जनता को पीटना तो जानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है, दलितों के आंदोलन, जनशक्ति के आगे नहीं झुकते हैं। तो किसके आगे झुके सुदीन भदौरिया? फिर ये किसके आगे झुककर ये रिजाइन हुआ? ये जनशक्ति के आगे इनको झुकना चाहिए। तो फिर तो आप बताइए, इसका स्वागत करिए, उनकी वाहवाही नहीं करना चाहिए। कह दें कि ये आनंदी बहन पटेल बहुत बड़ी फ्लॉप मुख्यमंत्री रही, इसीलिए उनको हटाया गया है। हटाया जब नहीं गया तो आप लोगों की तरफ बेशर्मी थोड़ी है, अच्छा रहेगा। आप लोगों के ऊपर चाहे कितने वो, ठीक है। तो इसका मतलब आप जो आंध्र प्रदेश का एमएलए कह रहा है कि हम और पीटेंगे, वही ठीक है सर, एक मिनट, मैं आंध्र प्रदेश में बीजेपी के एमएलए ने कहा है कि हम आपको और मारेंगे, इनके बीजेपी के एमएलए ने कहा जो होता रहेगा। आपके चीफ मिनिस्टर बिल्कुल किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का कोई तरीका नहीं है, पुलिस को डिमोरलाइज कर देंगे, नहीं होने देंगे हम लोग, पुलिस को डिमोरलाइज कर देंगे, आपके कार्यकर्ता गुंडागर्दी करेंगे और वो सहन करते रहेंगे। तो आप किसको कह रहे हो? तो बीएसपी के लीडर है, डिमोरलाइज आप किसको कह रहे हैं?
और बैठ आप कह रहे हैं बीएसपी से मिले हुए, कुछ कहते नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? आप मैं ये कह रहा हूँ